बेटा हम लोग एनिमल टिश्यू में लास्ट पार्ट पर थे, उसमें आपको हमने सारे टिश्यूज़ बता दिए थे। कार्डियक टिश्यू मैंने आपको समझा दिया था। नर्वस टिश्यू को हम लोग समझ चुके थे, मैंने आपको नर्व सेल का डायग्राम बताया था कि क्या होता है और वो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो अभी हम लोग कार्डियक मसल्स को लिख लेंगे और नर्वस टिश्यू जो मैंने आपको समझाया था उसके बारे में नोट्स लिखेंगे। फिर हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एनिमल टिश्यू, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो कार्डियक मसल्स के बारे में लिख लेते हैं बेटा। कि कार्डियक मसल्स जो मैंने आपको समझाया था कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो एक्चुअली हार्ट की मसल्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता ही रहता है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता रहता है। हार्ट को ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और आपको ये पता है बेटा कि एक्चुअली जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग तो वर्क नहीं करती हैं। तो आपको पता है कि विल के अकॉर्डिंग जो मसल्स वर्क नहीं करती हैं, विल के अकॉर्डिंग जो मसल्स वर्क नहीं करती हैं वो मसल्स कौन सी कहलाती हैं? विल के अकॉर्डिंग जो मसल्स वर्क करती हैं कार्डियक मसल्स होती हैं और वो कहलाती हैं कौन सी? स्केलेटल अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, नॉन वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स या नॉन वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। चलिए तो अब हम कार्डियक मसल्स के बारे में लिखेंगे और फिर नर्वस टिश्यू के बारे में लिखेंगे। चलिए तो कार्डियक टिश्यू, इसको हम मसल्स वाले में लिख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट कर दीजिए आप, इसको मसल्स में ही लिखवा दूंगी मैं आपको। तो आप लिखिए कार्डियक मसल्स। कार्डियक टिश्यू कुछ भी बोल सकते हैं, हार्ट का टिश्यू होता है आपको मालूम है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। These are involuntary muscles present only in heart, present only in our heart, केवल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। These are involuntary muscles present only in our heart। चलिए इसके बाद लिखते हैं they perform रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बताया था मैंने आपको उसे। they perform rhythmic contraction and relaxation, they perform rhythmic contraction and relaxation throughout the life, ठीक है। These involuntary muscles are called cardiac muscles। These involuntary muscles are called cardiac muscles। फिर लिखिए these muscles are cylindrical, uninucleate and branched, uninucleate and branched, next लिखिए cardiac muscles have stripes of light and dark bands, stripes of light and dark
डायग्राम बना लेते हैं बेटा हम लोग कार्डियक मसल्स का डायग्राम बनाएंगे। Are nuclei and these are striations। ये क्या है बेटा? striations है। ये क्या है? striations है। ये कार्डियक मसल्स का डायग्राम। अब हम लोग लास्ट टिश्यू पर आ रहे हैं, नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए ये हुई कार्डियक मसल्स। ठीक, यहाँ आपने मस्कुलर टिश्यू बनाया हुआ है चार्ट में, और मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। ये 3 पार्ट आप उसमें डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? अब हम लोग लिखने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। आपने नर्व सेल का डायग्राम बनाया था, अभी हम फिर से बनाएंगे नर्व सेल का डायग्राम। उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डायग्राम उसमें से है। नर्वस टिश्यू। ठीक, चलिए ये हम लोग 4th वाला पढ़ाएंगे, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ nerve cells। nervous tissue made up of nerve cells the cells of nervous tissue the cells of nervous tissue are highly specialized for receiving highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly, बहुत ही तेजी से
ट्रांसफर होते हैं स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू another, one place to another within the body itself, body के अंदर, within the body itself. okay, नर्व सेल का डायग्राम बना लेते हैं बेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम. तरीका सीख लीजिए आप डायग्राम को बनाने का. इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इजीली बना पाएंगे. नर्व सेल का डायग्राम. ये हमने कहा था डेंड्राइट्स होते हैं. क्या होते हैं? डेंड्राइट्स. ये होता है साइटोन. साइटोन ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी. और ये होता है एक्सॉन. ये मेन पार्ट है. अगर आपसे कभी मेन पार्ट्स ऑफ नर्व सेल पूछा जाएगा तो नर्व सेल के ये 3 मेन पार्ट हैं, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सोन. ठीक है, चलिए ये क्या है? न्यूक्लियस. और ये क्या है? साइटोप्लाज्म. ये सारे मेंशन करने होंगे. ये क्या है? नर्व एंडिंग. देखिए सबसे पहले जो स्टिमुलस आता है, सपोज सनलाइट हमारी आंखों में पड़ती है, हमें दिखाई देता है, तो कैसे किस तरीके से इमेज बनती है हमारी आंखों के रेटिना पर. सबसे पहले सनलाइट हमारी आंखों में गई तो कुछ नर्व सेल्स होती हैं जो कि एडेप्ट करती हैं उस सनलाइट को. तो एक नर्व सेल में यहाँ से दिख रही है आपको डेंड्राइट, यहाँ पर आता है सबसे पहले सनलाइट का स्टिमुलस कहते हैं उसको. आपको 10th में पढ़ेंगे. स्टिमुलस कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं उसको, इम्पल्स कह सकते हैं उसको. तो यहाँ से एंटर करता है डेंड्राइट. डेंड्राइट से इसके अंदर आ गया साइटोन के अंदर, साइटोन से इस एक्सोन के अंदर चला गया, इस एक्सोन से नर्व एंडिंग के अंदर चला गया. इस नर्व एंडिंग के बाद सेम ऐसा ही एक नर्व सेल और होती है जिसमें कि डेंड्राइट्स होते हैं. सेम ऐसी नर्व सेल, इसके बाद एक और नर्व सेल होगी. फिर उसके बाद सब नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं और एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में, तीसरी नर्व सेल में, इस तरीके से करते हुए वो मैसेज इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हमारे ब्रेन में पहुँचता है. फिर ब्रेन हमें ऑर्डर देता है यस इमेज बनी, इमेज बनती है, फिर हमें दिखाई देता है. तो ये रैपिडली होता है. कैसे होता है? रैपिडली, मिली सेकंड्स में ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और ब्रेन हमें किसी भी काम के लिए ऑर्डर दे देता है. तो आपने लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस. स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिटिंग इट वेरी रैपिडली. बहुत ही तेजी से होता है ये, वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी इटसेल्फ. बॉडी के अंदर ये बहुत ही रैपिडली, तभी तो आप इतनी जल्दी काम कर पाते हैं. आपने फट से पेन उठा लिया, बहुत जल्दी से पेन उठा लिया, आपने फटाफट से अपनी कॉपी उठा ली. इसका मतलब ये रिस्पॉन्स कितनी तेज़ी से हो रहा है, आपका ब्रेन इतनी तेज़ी से ऑर्डर देता चला जा रहा है. तो ये बहुत ही रैपिडली फंक्शन होता है. किसकी वजह से? नर्वस टिश्यू या नर्व सेल की वजह से. ठीक है, अभी हमें इसके बारे में और लिखना है. नर्वस टिश्यू के बारे में डायग्राम हमने बीच में बना लिया है क्योंकि पार्ट्स को समझना था. ठीक है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक, देख लीजिए डायग्राम को एक बार.
नर्वस सेल के पार्ट्स के बारे में लिखो बेटा। Nervous tissue composed of brain, spinal cord, spinal cord and nerves। ठीक है, चलिए। नर्व सेल may be up to a meter long, 1 मीटर लंबी भी हो सकती है, up to a मीटर लॉन्ग, यानी नर्व सेल 1 मीटर लंबी भी हो सकती है बेटा, 1 मीटर लंबी। सोचिए 1 मीटर तो पता होगा इतनी बड़े बड़े नर्व सेल्स हैं, ठीक है ना। नर्व सेल हैज फॉलोइंग मेन पार्ट्स, वही मेन पार्ट्स अभी हमने पढ़ लिए। नंबर 1 सेल बॉडी या साइटोन, सेल बॉडी या साइटोन। It consists of cytoplasm, nucleus and cell membrane, Second, axon ये होती है, it is a single long conducting fiber, extending from न्यूरॉन। बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है इट इज अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन। न्यूरॉन को मतलब नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं, है ना, याद रखना। नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कह सकते हैं, नर्व सेल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए ठीक है, चलिए हुआ एक्सॉन। नेक्स्ट थर्ड, डेंड्राइट्स। मेन पार्ट्स ये हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। डेंड्राइट्स, these are short, branched fibers of neuron which receive nerve impulse, These are the main parts. ये हुए main parts of the nerve cell. ठीक है, चलिए
आपका ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब हम पूरा एनिमल टिश्यू का चार्ट बना लेंगे, जो हमने आपको कहा था कि एक पेज पर आप कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। चलिए उस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनिमल टिश्यू को आपने बांटा था 4 पार्ट में। आपने बांटा था 4 पार्ट में। हमने कहा था पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा आपको मैंने कनेक्टिव टिश्यू बताया, तीसरा मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू बताया, और चौथा आपको मैंने अभी बताया नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया। हमने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम में डिवाइड किया था। फिर ये स्क्वामस एपिथेलियम तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया था, सिंपल स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ये हमने किया था। फिर हमने दूसरा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर हमने तीसरा पढ़ा था कॉलमनर एपिथेलियम। फिर हमने पढ़ा सीलिएटेड एपिथेलियम, और फिर हमने पढ़ा ग्लैंडुलर। ठीक, फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया। कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे बड़ा पढ़ा ब्लड एंड लिम्फ। फिर हमने पढ़ा बोन एंड कार्टिलेज। फिर हमने पढ़ा टेंडन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स पढ़ा, लिगामेंट्स पढ़ा, एनियोलर टिश्यू पढ़ा। इस सब आप पढ़ चुके हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यू में 3 पढ़े हमने। मस्कुलर टिश्यू में 3 पढ़े ना आपने, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। और नर्वस टिश्यू में तो आपने नर्व सेल के बारे में। तो ये आपका पूरा एनिमल टिश्यू का चार्ट है। ये आपका पूरा एनिमल टिश्यू का चार्ट। इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए इस चार्ट को। आपको मैंने बोला था एक पेज खाली रखिएगा, उस पेज पर आपको साथ के साथ बनाने थे। ये सारे आपने टिश्यू पढ़ लिए हैं बेटा, इसके बारे में सारा आपने डिस्क्रिप्शन नोट्स भी लिख लिए हैं, इनको याद करना है। इस चैप्टर में से एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। जो भी आपको मैंने नोट्स लिखवाए हैं, उस नोट्स में आप डिफरेंशिएट बिटवीन अपने आप कर सकते हैं, कि आपके पास सारे ही नोट्स हैं। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर हुआ खत्म।
चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। आपने टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, प्लांट टिश्यू भी आप पढ़ चुके हैं, एनिमल टिश्यू भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअली उस चैप्टर में याद करने वाला ज़्यादा है, उस चैप्टर में याद करने वाला काम ज़्यादा है, वहाँ पर सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है, समझने वाला भी है। जब चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि चैप्टर क्या है। फूड रिसोर्सेज मतलब हमारे जो किसान हैं, आपको मालूम है हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है बेटा, खेती, ठीक है। तो खेती करने के लिए जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो कुछ लोग किसान होते हैं जिनके पास जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग अपने छोटे छोटे खेत बनाकर उस तरीके से खेती करते हैं। लेकिन जो किसान कमर्शियल लेवल पर, कमर्शियल लेवल का मतलब पूरे इंडिया में फसल को भेजना है, तो उसके लिए जो हमारे इंडिया से जो फसलें पैदावार की जा रही है वो बाहर के देशों में भी भेजी जा रही है। बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी तो ऐसी वैरायटीज़ हैं तो जो कि आपको पता भी नहीं होगी, वो हमारे इंडिया से बाहर भी भेजी जाती है। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में एक्चुअली क्या है, जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इतनी भुखमरी फैल गई थी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी करने की कोशिश की जिससे कि पैदावार को बढ़ाया जाए। और आपने सुना भी होगा ग्रीन रिवोल्यूशन, आपने सुना है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने सुना होगा, सुना है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, नई नई वैरायटी को बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और नई नई वैरायटीज़ को बनाया गया, और ऐसी ऐसी वैरायटीज़ को बनाया गया है जिसमें कि बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए ज़्यादा, तो ऐसी वैरायटी भी बनाई गई है जिससे कि आपको पूरा फुल अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए, क्योंकि हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स सारे चाहिए होते हैं। अगर उसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई गई जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सके भरपूर एक ही चीज़ खाने से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है ऐसी वैरायटीज़ बनाना, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना इस खेती में कि हमारे इंडिया की पैदावार बहुत ही अच्छी हो सके। और हमारे इंडिया की पैदावार अच्छी होगी तो इंडिया में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो गरीबी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बनाई गई। तो आपने रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सब सुनी होगी शायद। रबी की फसल, खरीफ की फसल, सर्दियों में आने वाली फसल होती हैं, बारिश में आने वाली फसलें अलग होती हैं, ठीक है ना। वो सब आपको इसमें पढ़ना है चैप्टर में। हम लोग इसमें एनिमल्स की ब्रीड भी पढ़ेंगे कि नई नई ब्रीड एनिमल की कैसे बनाई थी, ये फसल के बारे में, फिर आपको एनिमल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एनिमल्स की ब्रीड भी बनाई जा रही है, नई नई ब्रीड्स किस तरीके से बनाई जा रही है, साइंटिस्ट किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि हमारे इंडिया का ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, जिससे हमारे इंडिया की जो गरीबी है वो ख़त्म हो पाए। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, और उन नई टेक्नोलॉजी से किस तरीके की ब्रीड बनाई गई हैं, किस तरीके की प्लांट की वैराइटीज़ को बनाई गई हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और वो आपको ब्रीड्स याद करनी पड़ेंगी, वो आपको मैं लिख दूँगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।